स्टार्ट करते हैं क्लास। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारा CSS मार्जिन पैडिंग। इसके अलावा हम पढ़ेंगे CSS बॉक्स साइजिंग पढ़ेंगे हम। इसके अलावा हम डिस्प्ले पढ़ेंगे, ठीक है। CSS के अंदर डिस्प्ले क्या होता है, ठीक है। और इनकी मदद से बॉक्स साइजिंग और डिस्प्ले की मदद से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह ताला इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो गूगल के अपने ड्राइव के ऊपर शेयर कर दूंगा, और जो कोड होगा वो भी मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा फाइल की सूरत में। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ठीक है। अपना वेब डेवलपमेंट में जाते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना वेब डेवलपमेंट के अपना जो फोल्डर है उस पर जाते हैं। और बेसिकली हम आज जो भी ज्वाइन हुआ है मैं उसको पहले बता दूं कि आज हमने क्या पढ़ना है। हमने CSS बॉक्स साइजिंग पढ़ना है और CSS डिस्प्ले पढ़ना है, और इसके साथ हमने CSS का HTML और CSS का हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है आज, ठीक है। तो और मैं आप लोगों को एक गिटहब प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगा, गिटहब कैसे बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ थोड़ी देर के बाद ना अपनी जो Gmail ID है ना वो मुझे टेक्स्ट मैसेज में ना, ये जो साइड पे मैसेज का बॉक्स है यहाँ पे अपनी Gmail ID लिख देना, ठीक है। मतलब लिख देना खुद, ओके ठीक साहब। है। एक मिनट ज़रा यार, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँ। बिस्मिल्लाह। सो ये हमारा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है, तो इसको आपने ओपन विद कोड करना। ओके, सो यहाँ पे तो खैर बहुत सारा डाटा शो हुआ है यार। ये फाइल्स जो है ना, ये सारी फाइल्स, ये मैं सारी की सारी फाइल्स सेंड कर दूँगा। मुझे शहराम भी कह रहा था कि ना फाइल्स सेंड कर दो मुझे दोपहर में, मुझे शाम में मुझे कह रहा था। तो मैंने यार ऐसे सारी की सारी फाइल्स तो शेयर की हुई हैं। तो खैर छोड़। अच्छा, एक और चीज़ क्या हुआ, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना हम एक फ़ाइल बनाते हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना था, मार्जिन पैडिंग पढ़ना है ना, तो उसका हम नाम रख देते हैं margin.html। ये हमारी फ़ाइल है यार। अब ये कुछ थोड़ा सा ना ज़्यादा फाइल्स हो गई हैं क्रिएट यहाँ पे, तो खैर कोई मसला नहीं है, आप लोग समझ लेना इस चीज़ को। शिफ्ट 1 से हम एम्पर टैग खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नाम रखते हैं मार्जिन एंड बॉटम, सॉरी बॉटम, मार्जिन पैडिंग, सॉरी पैडिंग, ठीक है। मार्जिन पैडिंग रखते हैं नाम, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम एक इसके लिए CSS फाइल भी बना लेते हैं। अब इसका नाम रख देते हैं style2.css, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टाइल के नाम से भी सेव है और एक style1.css भी है। सो अगर हम सेम फाइल रखते हैं तो फिर तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए वो जो हमने इसकी क्लासेस और IDs हैं वो यूज़ की होंगी। मैं क्लास और ID का दोबारा बता देता हूँ फिर, ठीक है। जो जाहिर सी बात है कल नहीं आया होगा उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो क्लास और ID क्या होता है बेसिकली, कि बेसिकली हम क्या करना होता है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ टैग बनाया, इसमें मैंने लिखा लॉरम 30 का मैंने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। अब इसको मैं गो लाइव पे जाके देखता हूँ। लाइव सर्वर से इसको ऑन किया तो ये हमारे पास लॉरम एप्सम का हमारे पास एक डमी टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, इसको लॉरम 100 कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा डाटा शो हो जाएगा यहाँ पे। देन यू कैन सी कि हमारे पास 100 कैरेक्टर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब इस पैराग्राफ को जो है ना, इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ थोड़ी डिज़ाइनिंग करूँ, इसकी डिज़ाइनिंग करूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं style2.css की मैंने फ़ाइल बनाई हुई है। अब style2.css को HTML में कैसे हम CSS की फ़ाइल को HTML में कैसे यूज़ करेंगे, तो मैंने तरीका बताया कि टाइटल के नीचे आपने लिंक लिखेंगे तो आपके पास एमिट एब्रीवेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक रिलेशन मांगेगा स्टाइल शीट का है, ठीक है। और href जहाँ पे भी लिखा होगा उसका मतलब होगा उसमें आपने लिंक ऐड करना है, कोई सा भी लिंक ऐड करना है। तो हमने जाहिर सी बात है हमने CSS फाइल को ऐड करना है, तो यहाँ पे style2.cs। अब यहाँ पे 3 फाइल्स हमें शो हो रही हैं, लेकिन हमने जिस फाइल पे अपना इस फाइल के साथ HTML के साथ काम करना है तो style2.css है। मैं थोड़ा सा भी बता रहा था पहले भी बात ये, लेकिन अब दोबारा बता देता हूँ कि जो HTML है ना बेसिकली हमारे पास वो हमारा पेरेंट जो है वो पेरेंट आप यूँ कह सकते हो पेरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है।
और उसके बाद जो सी एस एस होती है वो उसकी स्किन, जैसे यार मैं इसको फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी से समझाता हूँ कि सी एस एस हमारी इज़ जस्ट लाइक अ स्केलेटन, ओके, एंड सी एस एस इज़ जस्ट लाइक योर बॉडी शेप, योर स्किन एंड एनीथिंग एल्स। एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट आपका मूव करना, आपका कोई काम करना, फंक्शन परफॉर्म करना। तो अभी तक हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हमने। जावास्क्रिप्ट को भी मैंने इतना नहीं पढ़ाया क्योंकि जावास्क्रिप्ट मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा टफ हो जाएगा मामला। लेकिन हम क्या करेंगे, हम HTML CSS मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है, जल्दी जल्दी इसको हम कर देते हैं, हम ईजीली समझ लेते हैं। आज हमारी CSS 50% हो जाएगी, ठीक है। 50% का मतलब ये कि जितनी CSS ज़रूरी है उतनी CSS हमारी हो जाएगी, और आगे हमारे पास सिर्फ एक या दो टॉपिक रह जाएंगे CSS के। उसको कंप्लीट करने के बाद हम ये समझेंगे कि हमने CSS तकरीबन हमने अचीव कर ली है, और उसके बाद हमारे का सारा काम बेसिकली जो होगा वो प्रोजेक्ट्स पे होगा। तो इंशाल्लाह जुलाई का सारा मंथ जो है वो मैंने प्रोजेक्ट्स ही बनवाने हैं आप लोगों से। मैं आप लोगों को टास्क भी दिया करूँगा कि आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट बना के मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके पास PC हो या डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, तो आप प्रोजेक्ट्स बनाएं। देखें ये जो चीज़ें ये भूल जाती हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये आपके लिए हलवा हो जाएगी, लेकिन जितना आप इसको छोड़ते जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये आपके ऊपर स्टैक बनता जाएगा, स्टैक्स बनते जाएंगे ये आपके ऊपर। स्टैक का मतलब होता है जैसे एक के ऊपर एक चीज़। 11th क्लास में हम एक टॉपिक था ना, वो फर्स्ट चैप्टर था नॉर्मा वाला, उसमें वो स्टैक था, वो पाइल्स ऑफ क्या था, प्लेट्स था, वो उसको स्टैक था मीनिंग। तो वो मुझे इससे याद आ रहा है कि स्टैक जो होता है ना बेसिकली आपका बनता जाएगा कि यार मैंने ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। अभी क्या हो रहा है कि मार्जिन पैडिंग आपको समझ में आपको समझा दूंगा, क्लासेस भी समझा दूंगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये होगा कि आपको क्लास और आपको एक या 2 दिन के बाद आप कहोगे कि क्लास और CSS क्या होता है। तो इसलिए इसका बेस्ट हल ये है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करें, क्लास को देखें, ठीक है। मेरे से पूछो जो कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँगा क्लास के एंड पे। मैं थोड़ा सा मैं आपको अपना जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें बता दूंगा कि किस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं, किस तरह से मैंने उस तरह क्या यार अपना लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो गूगल नेट के ऊपर, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, सो अब ये हमने पैराग्राफ बना दिया। अब क्या हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ इस पैराग्राफ में थोड़ी सी जो है ना इसकी थोड़ी शेडिंग वेडिंग करूँ, इसको थोड़ा सा ना अच्छा खूबसूरत सा बनाऊँ। ये तो अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे आप देखें तो बड़ा अजीब सा सिंपल है, कोई भी एडिंग कोई भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं हुई भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं टैग, अब सिलेक्टर्स होते हैं हमारे पास, 3 टाइप्स के सिलेक्टर्स होते हैं। मैं वर्ड पे खोल के देखो बताता हूँ। हमारे पास ना 3 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। अगर हमने CSS यूज़ करना है ना, CSS बेसिकली डिज़ाइनिंग करने के लिए, तो हमारे पास 3 तरह के सेलेक्टर्स होंगे, ठीक है। एक होता है हमारे पास ID सेलेक्टर होता है, एक होता है हमारे पास क्लास सेलेक्टर, और एक होता है हमारे पास टैग सेलेक्टर होता है या एलिमेंट सेलेक्टर होता है। एक होता है एलिमेंट सेलेक्टर, ये होता है, एक होता है नेक्स्ट होता है ID सेलेक्टर, और एक तीसरा होता है क्लास सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ, तो मैं कैसे चेंज करूँगा, मैं यहाँ पे एक फाइल में मैं यहाँ से इसका मैं देखूँगा टैग क्या है, एलिमेंट क्या है इसका, एलिमेंट है इसका P, तो मैं यहाँ से P लिखूँगा, इसकी कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करूँगा। उसके बाद बॉर्डर इसका, जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसका बॉर्डर रखना चाहता हूँ कोई, तो इसका बॉर्डर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, Ctrl+S से सेव किया। अच्छा, वहाँ पे भी कोई चेंजिंग करनी है। ओके, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है। आप देख रहे हो कि 5 पिक्सल सॉलिड का आपको यहाँ पे इसका जो है वो एक बॉर्डर आ गया। मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। सो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, आप लोगों को पता ही है। बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकता हूँ मैं, कोई कौन सा कलर यूज़ करूँ, पिंक कर लेता हूँ। ओके, सो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ढंग का तो नहीं लग रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा काम हुआ हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ। जाहिर सी बात है हमारे वेबसाइट में एक पैराग्राफ तो होगा नहीं, डिफरेंट टाइप्स के पैराग्राफ्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, मैं एक पैराग्राफ और बनाता हूँ। मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी कैसे करूँगा, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन की, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये एक दूसरा पैराग्राफ बन जाएगा। दूसरा पैराग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देखें तो एक और पैराग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसके बीच में जो गैप आ रहा है इसको भी हम बताते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं आगे जाके बताता हूँ कि ये क्यों आ रहा है, इसको भी सेट करते हैं। पहले ये समझो कि क्लास ID क्या होगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे गैप आ गया। यहाँ पे अब क्या हुआ है कि हमने एक नया पैराग्राफ बनाया है, लेकिन मसला ये हो रहा है कि यार मैं चाह रहा हूँ कि यार ये पैराग्राफ सेम कलर के ना हो, ये डिफरेंट हो और ये डिफरेंट हो।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ना मुझे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ की एक एलिमेंट सेलेक्टर पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ अगर ये डिफरेंट हो इससे, ये वाला जो हो ये इससे डिफरेंट हो, तो उसके लिए मुझे इसको एक नई आईडी देनी पड़ेगी, एक यूनिक आईडी देनी पड़ेगी, यूनिक आईडी देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी और इसको कोई भी आईडी देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ लाइन 2। तो अब क्या होगा, अभी भी सेम है हमारे पास। क्यों सेम है, क्योंकि पैराग्राफ तो उसी, अगर अभी हमने इसकी लाइन 2 की हमने आईडी जो है वो यूज़ नहीं की। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अब हमने एलिमेंट को एलिमेंट सेलेक्ट करना पता चल गया कि एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करते हैं, कि डायरेक्ट हमने सिर्फ एलिमेंट लिखा, एलिमेंट का नेम जैसे पी टैग है तो पी टैग लिखा और सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स बनाई और यहाँ पे हमने CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। लेकिन इन केस अगर हमारे पास आईडीज़ हों तो उसको कैसे मतलब जो है वो मतलब अपना यूज़ करते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS के अंदर हैश लिखेंगे और क्या थी आईडी के नेम, लाइन 2 लिखेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ बिस्क। अब देखें, आप देखो कि आईडी के यूज़ करने से क्या हुआ कि उसका डिफरेंट हो गया, इसका डिफरेंट हो गया, हालांकि पैराग्राफ टैग दोनों का सेम है, पैराग्राफ दोनों का सेम है, लेकिन इसकी हमने एक यूनिक आईडी दे दी, ठीक है ना। अब बच्चे तो सारे सेम होते हैं, लेकिन जो 18 साल का हो जाता है उसके पास एक नई आईडी आ जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में सारे बच्चे जो हैं वो एक तरह के ही हैं, ठीक है, 1 साल से लेके 20 साल या सब जितने भी अप टू सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल 1 साल से लेके 20 साल के बच्चों के दरमियान अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन पाकिस्तानी है कौन पाकिस्तानी नहीं है, तो वैसे तो हमारे पास बेफॉर्म तो होगा, लेकिन अगर हमारे पास जिन बच्चों के पास शनाख्ती कार्ड होगा या आईडी कार्ड होगा तो उनकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी, ठीक है, उनकी एक यूनिक आईडी बन जाएगी अपार्ट फ्रॉम यूज़। अभी आप उसको इग्नोर करें बेफॉर्म को, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। पैराग्राफ दो सेम है लेकिन इसके पास आईडी से थोड़ा सा ये यूनिक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए, आईडी क्या होता है और पैराग्राफ क्या होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ बता दूँ मैं। अब सेकंड चीज़ क्या होती है हमारे पास, थर्ड चीज़ होती है, आईडी सेलेक्टर पढ़ लिया, क्लास सेलेक्टर पढ़ लेते हैं। क्लास सेलेक्टर में क्या होगा, अब क्लास में हम क्या कर सकते हैं, यही काम कर सकते हैं कि हम क्लास को डिफरेंट नेम दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे लाइन 2 है, मैं इसको लाइन 2 क्लास कह सकता हूँ, लाइन 2C कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लाइन 2C क्लास है। अब मैं क्या करता हूँ, अब क्लास को यहाँ पे यूज़ करने के लिए डॉट लगाना पड़ेगा, लाइन 2C। इसको यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ एक्वा। अब देखो क्या होता है, कुछ चेंज नहीं हुआ। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने आईडी भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लास भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आईडी में ऐड हुई हुई है ना, जो प्रॉपर्टी आईडी में ऐड हुई हुई है उसके अंदर मसला ये है वो प्रॉपर्टी हम अगर क्लास में यूज़ करेंगे ना तो जो हमारा वी एस कोड होगा वो क्या करेगा, वो आईडी के अंदर वाले एलिमेंट को पहले पकड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, मैंने यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर यूज़ किया, यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पे क्लास को भी मैं यूज़ करूँ, क्लास भी एक एलिमेंट होता है, यूज़ होता है, क्लास के भी मैं बताता हूँ फीचर्स क्या होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार इन दोनों में से जो है वो क्या यूज़ हो, कोई एक तो यूज़ होना चाहिए ना। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ मैंने दे दी, इसका भी बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसका भी बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो HTML क्या करेगा, HTML CSS क्या करेगा, CSS आपकी हमेशा आईडी को प्रेफरेंस पहले देगा। CSS पहले देखेगा कि यार अच्छा बैकग्राउंड कलर दोनों ने यूज़ किया हुआ है, लेकिन सबसे पहले किसने दिया हुआ है, आईडी ने दिया हुआ है ना। और आईडी की प्रेफरेंसेस हमेशा ज़्यादा होती है। अगर मैं आईडी बाद में भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, अगर मैं आईडी बाद में भी दे दूँ तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ समझें कि आईडी की प्रेफरेंसेस हमेशा ज़्यादा होती है। तो अगर आपने आईडी के अंदर कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो उसके अंदर अगर आपने उसी एलिमेंट में अगर एक क्लास भी बनाएंगे तो आप वो वाली CSS की प्रॉपर्टी उसमें ऐड ना करें, ठीक है। ऑल्ट से और अप की से इसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ऑल्ट दबाए रखो, सेलेक्ट करके ऑल्ट करो और इसको कहीं पर भी ऊपर नीचे इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं अब आप कहोगे कि यार क्लास पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर आईडी यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्लास क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं इसका कलर अगर चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं कलर यूज़ कर दूँ इसका ब्लू, तो अब देखो क्या होता है, अब देखो चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंसेस लाइन को देनी है, किस सूरत में देनी है, आईडी को प्रेफरेंसेस क्यों देनी है। सबसे पहले कि अगर, अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से कलर इसका, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूँ इसका
ब्लू वायलेट। अब मुझे आप ज़रा बताएं कि इसका जो हमारा लाइन 2 का जो हमारे पास पैराग्राफ टैग होगा, उसका जो कलर होगा, टेक्स्ट का कलर, वो क्या होगा? ब्लू होगा या कलर ब्लू वायलेट होगा? आप मुझे ज़रा बताएं ज़रा इसका, ताकि कॉन्सेप्ट मुझे लगे, पता चले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। काबिल जरा क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा। क्वेश्चन मेरा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है, मैंने यहाँ पे मेरी ये जो पैराग्राफ टैग है, इसकी आईडी है लाइन 2, इसकी क्लास भी है लाइन 2C, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस आईडी को यूज़ किया, इस आईडी में मैं एक प्रॉपर्टी डाली कलर की, यानी कि टेक्स्ट कलर की, ब्लू वॉलेट, ठीक है। इसी और उसके अंदर ही, उसी टैग के अंदर ही मैं लाइन 2C एक क्लास भी यूज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने फिर दे दिया कलर ब्लू। एक ही पैरा एलिमेंट के अंदर मैंने एक एलिमेंट के अंदर मैंने एक आईडी बनाई है, एक क्लास बनाई है, ठीक है। इस आईडी के अंदर मैंने दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं। तो आईडी के अंदर भी मैंने कलर दिया है और क्लास में भी मैंने सेम प्रॉपर्टी दी है। अब मुझे बताओ, इसका कलर ब्लू वॉलेट है, इसका कलर है ब्लू, तो पैराग्राफ का कलर कौन सा होगा? ब्लू। ब्लू। ये कौन है? ये कौन था? नहीं था मैं। अच्छा अच्छा, शहराम था। ठीक है, शहराम सही कह रहा है। क्या क्या था, क्या होगा कलर? ब्लू कलर होगा। शहराम ब्लू कलर होगा। अच्छा, और बताओ सिफतुल्लाह, तुम बताओ क्या कलर होगा? सिफतुल्लाह क्या कलर होगा? काबिल आई थिंक ब्लू ही होगा। हैं? अबू बकर आप भी बताएं टेक्स्ट में लिख के कि कौन सा कलर होगा। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि आईडी के अंदर और क्लास के अंदर मैंने दोनों सेम एलिमेंट, सेम जो है वो यूज़ किए हैं। सेम कलर भी, इसमें भी कलर यूज़ किया है, इसमें भी कलर यूज़ किया है। तो जो हमारा VS कोड है वो किसको पकड़ेगा? इसको पकड़ेगा या इसको पकड़ेगा? ब्लू को पकड़ेगा या ब्लू वॉलेट को पकड़ेगा? ये बताएं ज़रा आप, टेक्स्ट मैसेज में करके बताएं। ब्लू वॉलेट या ब्लू? काबिल जरा HTML वाली फाइल ओपन कीजिएगा। वो बकर आप टेक्स्ट मैसेज करके बताएं ज़रा, वेट हो रहा है आपका। ठीक है शहजाम, तेरा पता चल गया मुझे। तूने 3-4 बार बोला ना, पता चल गया मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ। HTML की वाली फाइल, हाँ मैं HTML वाली फाइल खोलता हूँ, ये देखो। हाँ जी, क्या करना है इसमें? इसके अंदर मैंने एक आईडी दी हुई है, एक क्लास दी हुई है। यहाँ से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आईडी मैंने दी हुई है और यहाँ क्लास दी हुई है, और यहाँ में मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर मैंने कलर इसको ये दिया हुआ है। एक ही एलिमेंट में एक आईडी है, क्लास है। आईडी के अंदर मैंने कलर, जो टेक्स्ट का कलर दिया है ब्लू वॉलेट, और क्लास में मैंने दिया हुआ है ब्लू। तो मुझे बताएं कि HTML जो है वो कौन सी चीज, क्या जो है वो, क्या मतलब कौन सा मतलब टेक्स्ट पकड़ेगा? ब्लू वॉलेट पकड़ेगा या ब्लू पकड़ेगा? बताएं यार, मज़ा नहीं आ रहा यार, बोलो तो सही, कोई ज़रा टेक्स्ट मैसेज पे बताओ ना। क्या बोलो दोबारा। मैंने कहा है क्या? दोबारा बोलो, क्या कह रहे थे? या अल्लाह, 5-6 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं। यार देखो, एक एलिमेंट में ना, एक एलिमेंट है ये हमारे पास पैराग्राफ टैग। जल्दी जल्दी बताओ यार, ताकि आगे भी बढ़ना है। आगे बहुत सारा काम हमने, सब्जेक्ट टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, प्रोजेक्ट भी बनाना है। यार अपना ऑडियो बंद कर, ऑडियो बंद कर अपनी। शराम ऑडियो बंद कर। ये पैराग्राफ टैग है ना मेरे पास, ये पैराग्राफ टैग, इसके अंदर मैंने एक आईडी यूज़ किया लाइन 2 और एक क्लास यूज़ की हुई है लाइन 2C। अब मैंने एक ही टैग के अंदर एक आईडी भी यूज़ कर लिया और क्लास भी यूज़ कर लिया। आईडी के अंदर मैंने कलर दिया हुआ है ब्लू वॉलेट, और कलर के और क्लास में मैंने दिया हुआ है कलर ब्लू। तो मुझे ये बता कि एक ही टैग के अंदर मैंने लाइन 2 आईडी भी यूज़ हुई है, कलर भी यूज़ हुआ है, आईडी भी यूज़ हुई है और कलर अपना क्लास भी यूज़ हुई है, सॉरी। तो मुझे बताना है कि कलर जो हमारा VS कोड है, HTML है, वो किसको प्रेफर करेगा? सबसे पहले इसको करेगा प्रेफर, या भाई ये कलर कौन सा कलर है? बैकग्राउंड का कलर है, टेक्स्ट का कलर है? सर ये टेक्स्ट कलर है, हमेशा कलर टेक्स्ट का कलर होता है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा या तुम लोगों को, या वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा? बड़ा आसान सी चीज़ है हालांकि यार, ये तो इसमें क्या है यार। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ यार। ये ना बहुत आसान सी चीज़ है। इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारा जो कलर होगा ना, वो हमेशा
ब्लू वॉयलेट यूज़ होगा। मैंने अभी बताया था कि HTML हमेशा क्लास को प्रेफरेंसेस करता है, आईडी को प्रेफरेंस करेगा, अभी मैंने बताया था। ये देखो, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी हटा दिया था मैं, ये भी हटाता हूँ, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दिया बिस्क, और इसका बैकग्राउंड कलर देखो मैं क्या देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ एक्वा मराइन। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब देखो किसका क्या, कौन सा कलर यूज़ हो रहा है, बिस्क यूज़ हो रहा है, ये नहीं यूज़ हो रहा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अगर दोनों CSS प्रॉपर्टी सेम हो और एक ही टैग के अंदर आईडी भी यूज़ हो रही हो और क्लास भी यूज़ हो रही हो और CSS प्रॉपर्टी सेम हो, तो CSS प्रॉपर्टी जो है, CSS जो है वो हमेशा आईडी को प्रेफरेंस करेगा कि आईडी के अंदर पहले क्या आया हुआ है। आईडी को सबसे पहले देखेगा HTML और CSS। अब समझ आया कॉन्सेप्ट? अब मैं यहाँ पे कलर डाल रहा हूँ, यहाँ पे कलर मैं डाल रहा हूँ, दोबारा समझाता हूँ। यहाँ मैं कलर डाल रहा हूँ ब्लैक, ठीक है, मेरे टेक्स्ट का कलर ब्लैक होना चाहिए। और क्लास के अंदर मैं डाल रहा हूँ, ये हमारी आईडी है और ये क्लास है। अब क्लास के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, ओह सॉरी, इसके अंदर मैं क्या कलर डाल रहा हूँ, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ब्लू, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कौन सा कलर जो है वो टेक्स्ट का कलर यूज़ होगा, आप लोग अब बता दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ब्लैक यूज़ होगा, एग्जैक्टली ब्लैक यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि आईडी जो है उसको प्रेफरेंसेस पहले दी गई है। कहा भाई आईडी के जितने भी हमने आगे वो दिए होंगे, उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट पास की होंगी, वो सारा उसी को ही प्रेफर करेगा ना? नहीं, अगर जो दो सेम है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर उठा देता हूँ तो अब बैकग्राउंड कलर वो क्लास से पकड़ेगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर क्लास से पकड़ेगा। देखो वो तो ऑब्वियस है, वो बैकग्राउंड कलर उधर है ही नहीं, हाँ, उसके अंदर तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब है, मिसाल के तौर पे हमने 5 चीजें उस आईडी के अंदर भी दी हैं और 5 ही चीजें उसके अंदर हमने क्या कहते हैं क्लास के अंदर भी दी हैं, ठीक है। बल्कि क्लास के अंदर 1-2 एक्स्ट्रा भी दी हैं। तो चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, इधर मैं टेक्स्ट लाइन डालता हूँ सेंटर, इसकी मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर डाल लेता हूँ, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लाइन डालता हूँ। देखो इसके अंदर मैं टेक्स्ट लाइन क्या डालता हूँ, मैं डालता हूँ लेफ्ट साइड पे। अब देखो क्या होगा, अब डाटा जो है वो सेंटर अलाइन हो गया यहाँ पे। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, इधर भी मैंने टेक्स्ट अलाइन यूज़ किया और इधर भी मैंने टेक्स्ट अलाइन यूज़ किया, लेकिन उसने यूज़ क्या किया, आपको HTML ने क्या यूज़ किया, सेंटर को यूज़ किया, सेंटर को पकड़ा। तो हमेशा आईडी को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर सेम प्रॉपर्टी हो हमारी। जैसे अगर टेक्स्ट अलाइन भी सेम है, ये भी सेम है, तो हमेशा आईडी को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहाँ से कॉन्सेप्ट, यहाँ से सारी बात होती है। अच्छा, अब हमारा थोड़ा सा एक और नया टॉपिक है मार्जिन और पैडिंग देने का। मैंने बताया था, अब यहाँ पे दो पैराग्राफ आ गए। अब आप देखो कि मैंने यहाँ पे कोई मार्जिन या पैडिंग का कोई वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ ना, लेकिन यहाँ के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये मार्जिन आया हुआ, थोड़ा सा ये मार्जिन आया हुआ। मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूँ और इंस्पेक्ट में जाके मैं इसको यहाँ से देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस बॉक्स को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 5 पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर दिखा रहा है। ये वाला जो बॉर्डर है, ये अभी हमने बॉर्डर 5 पिक्सल का बनाया था। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ 5 पिक्सल का एक बॉर्डर बनाया था P टैग में, याद है? उसको उस 5P पिक्सल को उसको डाटा यहाँ से हम देख सकते हैं उसके। बेसिकली यहाँ पे आपको बॉक्स आपको कहते हैं बॉक्स का पूरा एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी यहाँ पैडिंग कुछ नहीं दी हुई मैंने, ना मैंने मार्जिन दिया हुआ है। अब याद रखो हमेशा कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कभी भी आपने अब इस चीज़ को मैं ये ऑटोमेटिकली, ये जो ऊपर वाला टैग है, ये HTML ने क्या किया हुआ है, HTML ने खुद ब खुद ही एक खुद उसने जो है वो अपनी एक पैडिंग और अपनी मार्जिन दी हुई है, ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोवाइड की हुई है। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पर हम लिखें ना कोई मार्जिन या पैडिंग ना भी दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसने दे देगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल पहले तो मार्जिन और पैडिंग का समझाता हूँ क्या होता है। अब पैराग्राफ टैग में मैं आया, पैराग्राफ टैग पहले वाला जो हमारा पैराग्राफ है उसमें मैं देता हूँ पैडिंग देता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ 10 पिक्सल की। तो अब देखो होगा क्या यहाँ पे। अब पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ये वाला टेक्स्ट है ना, ये सारा टेक्स्ट, ये अपने इस वाले अंदर वाले कंटेनर से इसका डाटा जो है अपना स्पेस लेना स्टार्ट कर दे। मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे पैडिंग कितनी गिवन है, 10 पिक्सल की गिवन है। अब यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे क्लिक करते हैं,
यहाँ पे क्लिक करो तो नीचे आओ, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पैडिंग 10 पिक्सल की दी हुई है। ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे देखते रहना, ये ऊपर पैडिंग अंदर आ रही है और बॉर्डर बाहर की तरफ जा रहा है, और मार्जिन 16 पिक्सल का ऑटोमेटिकली आपको HTML ने गिवन किया हुआ है। समझ आया कि ये मार्जिन अभी हम चेंज करेंगे, इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, पैडिंग हमेशा जो है वो हमेशा टेक्स्ट के इस बॉक्स के अंदर ही रहेगी। मैं इस पैडिंग को चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करो, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, इसको क्लिक करो, इसकी पैडिंग बढ़ा दो। अब आप पैडिंग बढ़ाते जाओगे तो देखोगे कि जो अंदर का टेक्स्ट है उसके अंदर स्पेसिंग बढ़ रही है। मैं स्पेसिंग बढ़ाता जा रहा हूँ, अंदर स्पेसिंग बढ़ रही है। ठीक है, अंदर स्पेसिंग बढ़ रही है 129 पिक्सल की। अब 129 पिक्सल का मतलब क्या है, यहाँ से भी 129 पिक्सल, यहाँ से भी 129 पिक्सल। ठीक है, लेकिन अभी हमारा VS कोड में नहीं आएगी चेंज। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा वो जो है वो अभी हमने इसको अपने कोड एडिटर में चेंज नहीं किया। तो मैं अगर इसको छोड़ के यहीं से अगर मैं इसको रीलोड करता तो फिर ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसकी कुछ विड्थ दे देते हैं। पैराग्राफ टैग जो है हमारे पास, इसकी कुछ विड्थ दे देते हैं। इसकी विड्थ देते हैं 200 पिक्सल दे देते हैं, और इसकी हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल। अब ये तो आसान से कॉन्सेप्ट है, हाइट और विड्थ, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हाइट क्या होती है, विड्थ क्या होती है। अब थोड़ा सा डाटा जो है वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो अगर मैं इसकी डाटा थोड़ा सा कम कर दूं, यहाँ से इतना कर देता हूँ, इसको भी मैं इतना कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। और अब देखोगे थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। इसकी हाइट अगर हम बढ़ा के 300 कर दें, दोनों पैराग्राफ के जो टैग है हमारे पास, दोनों जो है हमारे पास वो यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों के अंदर हमने चेंजिंग कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब करना हमने ये है कि अब हमें यहाँ पे देखो डिस्टेंस शो हो रहा है कि इस पैराग्राफ के दरमियान ये डिस्टेंस है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं मार्जिन। तो मार्जिन अगर हम यहाँ से दे दें 10 पिक्सल का, तो क्या होगा, तो यहाँ से मार्जिन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से इनका 10 पिक्सल का जो है वो मार्जिन आ गया। अब यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं, इंस्पेक्ट में जाके इसको देखते हैं। ये इंस्पेक्ट में गए तो यहाँ पे आप देखो मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल का कहाँ से शो हो रहा है। यहाँ से भी 10 पिक्सल का मार्जिन है, यहाँ से भी 10 पिक्सल का मार्जिन है, यहाँ से कितने का मार्जिन है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे तकरीबन 8 पिक्सल का गैप था। तो 8 में 10 कितने हो गए, 18 पिक्सल का यहाँ पे गैप आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं बॉक्स साइजिंग कहते हैं इसको प्रॉपर्टी। इसको हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं पूरी बॉडी के लिए, इसको कहते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसको बाद में यूज़ करते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहीं पर ही ना ऊपर ही डिफरेंट कर देते हैं कि यार जब तक हम खुद से जो है मार्जिन या पैडिंग ना दें तब तक ये जो है खुद ये ऑटोमेटिक खुद ना यहाँ पे हमें मार्जिन डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं यहाँ पे एक होती है पैडिंग 0। अब ये जो स्टैटिक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पूरी बॉडी के लिए, पूरी वेबसाइट के लिए। इसका मतलब होता है पूरी वेबसाइट को उसने क्लिक कर लिया है, मतलब पूरी वेबसाइट को उसने यूज़ किया। और मार्जिन इसका क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो अब देखो, अब जितना गैप यहाँ से है उतना गैप यहाँ से, उतना गैप यहाँ से। अब जो पहले गिवन था वो उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ टैग के अंदर ना कुछ चेंजिंग करता हूँ। मैं इसकी जो विड्थ है वो 200-300 है, मैं इसकी जो है ना पैडिंग थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी पैडिंग रख देता हूँ 30 पिक्सल। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो अब क्या हुआ, थोड़ा डाटा बढ़ गया यहाँ पे हमारे पास 30 पिक्सल इसकी। लेकिन इसकी विड्थ कितनी है, 200 और 300 है। अब देखना ज़रा वहाँ पे आके, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। पेज सोर्स पे नहीं जाना, इसको इसकी विड्थ देखते हैं।
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो डाटा है वो कितना रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे हमने कितने विड्थ कितनी रखी थी, 200 पिक्सल रखी थी, और यहाँ पे कितनी रखी है थी, 300 पिक्सल रखी थी। अब हुआ क्या, लेकिन यार ये 200-300 पिक्सल तो नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो ये 200 पिक्सल है, बल्कि मैं इसको 200 पे इसकी हाइट भी 200 रख देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके थोड़ा टेक्स्ट जो है वो हम थोड़ा टेक्स्ट कम कर देते हैं, टेक्स्ट इसका इतना कर देते हैं। ठीक है, अल्लाह करे अब आ जाए अंदर। ओके, सो अब आ गया। अब कि देखें, अब इसकी अगर आप हाइट देखें तो ये 200-200 की आ गई है, लेकिन ये 200-200 की नहीं आई हुई। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यार ये मैंने अपना जो बॉक्स था ना, बॉक्स, ये जो पूरा बॉक्स था, इसकी मैंने हाइट रखी, इसकी मैंने जो विड्थ और हाइट रखी थी वो रखी थी 200 पिक्सल। तो इस पूरे बॉक्स को 200 पिक्सल होना चाहिए था, लेकिन ये 200 पिक्सल नहीं है दोनों तरफ से। इसकी रीज़न क्या, भी वो देखो, इसके अंदर 30 पिक्सल का जो है वो पैड आया हुआ है, 5 पिक्सल का जो है वो बॉर्डर आया हुआ है, और 10 पिक्सल का मार्जिन आया हुआ है। तो ये तो 300 200 बाय 200 का तो नहीं हो सकता ये। इस चीज़ को दूर करने के लिए कि ये पूरा बॉक्स ही 200 का 200 रहे, ये आपका यूज़ होता है जब आप अपनी ऐप जो होती है ना, अपनी वेबसाइट, वो किसी मोबाइल पे अपनी खोलते हो ना, तो उसके लिए ये बड़े यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं कि किस तरीके से आपने अपना बॉक्स साइज शो कराना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट है ये। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, यहाँ पे HTML के अंदर स्टाइल के ये अपने CSS में जाके, इसका होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इसको करने के बाद क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब हमारा जो डाटा है वो सारे का सारा बेशक ये ओवरफ्लो हो गया यहाँ से, इसको बाद में देखते हैं। हमारा इसको पैडिंग कम करूँगा तो हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि ये 200 बाय 200 का ही शो होगा अब हमें। पहले क्या शो हो रहा था, पहले 200 बाय 200 का सिर्फ अंदर का बॉक्स शो हो रहा था, पैडिंग हाई, लेकिन पैडिंग उन्होंने क्या किया था, पैडिंग भी ऐड हुई हुई थी, मार्जिन भी ऐड हुआ था, बॉर्डर भी ऐड हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब पूरे का पूरा बॉक्स 200 का है। देखो 130 प्लस 30 कितना होता है, 160। ठीक है, उसके बाद 130 और 160 170 175, हमने कितने 200 बाय 200 का रखा ना, ये 5 पिक्सल का ये हो गया, 10 20 30 40 130 और 130 160 130 और 130 160 हो गया, 160 और ये 40, 10 20 30 और ये 40। तो ये हमारा पूरे का पूरा बॉक्स जो है ये बेसिकली अब ये 200 बाय 200 का हो गया, प्रेजेंट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा जो बॉक्स है पूरे का पूरा 200 बाय 200 का शो हो गया। अब ये क्योंकि 130 का आ गया यहाँ पे, तो ये पूरी जो है अब इसकी जो पूरी की पूरी डायमेंशन है वो 200 बाय 200 पिक्सल अब यहाँ पे शो हो रही है, 200 बाय 200 पिक्सल है अब ये। ठीक है, इसकी विड्थ भी 200 पिक्सल है। अब यहाँ से अगर मैं पिक्सल इसकी हाइट बढ़ा दूँ, यहाँ मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 300। ठीक है, तो हाइट भी मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट भी मैं 300 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने क्या रखा है, बॉर्डर बॉक्स रखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 230 तो ये हो गया 230, उसके बाद 30 का क्या हो गया, पैड हो गया। हालांकि मैंने विड्थ और हाइट कितनी रखी थी, इसकी 300 भी रखी थी और हाइट भी 300 रखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 230 इसका और 30 260, 230 और 230 और 260 हो गया, 260 और ये कितना हो गया 5 10 15 20, इन दोनों को ऐड होता है, टॉप और बॉटम ऐड होता है। 230 260 ये हो गया हमारा 280, और ये ऊपर मार्जिन ऊपर का टॉप और बॉटम 300 हो गया पूरा। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये उन्होंने पूरे का पूरा जो है वो 300 बाय 300 पे रख दिया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हाँ भाई, एक आई थिंक 230 और यार ये ना यहाँ पे एक है 200, यहाँ पे ना वो एक होता है 230 है, मेरा ख्याल है इसके अंदर बॉर्डर काउंट नहीं हो, मार्जिन काउंट नहीं होगा, मार्जिन काउंट नहीं हो रहा। हाँ, इसके अंदर अगर हम टॉप और बॉटम को करते हैं ना तो मार्जिन काउंट नहीं हो रहा, उसकी क्या रीजन आ रही है? मार्जिन काउंट नहीं हो रहा, बेसिकली मार्जिन जो है वो हम ऊपर से दे रहे हैं, टॉप से दे रहे हैं हम, मार्जिन बॉक्स के अंदर से नहीं आ रहा, मार्जिन बॉक्स के अंदर नहीं है, मार्जिन ऊपर से है, मार्जिन बॉडी पे से आ रहा है। मार्जिन हमारा बॉक्स, बेसिकली जो हमारा ये बॉक्स है ना, हमने इस बॉक्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम,
कि इस बॉक्स के अंदर हम जो है वो 200 बाय 200 का रखें इसको। जो मार्जिन होता है ना, हमेशा याद रखना। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क है? पैडिंग हमेशा अंदर होती है बॉक्स के, और मार्जिन हमेशा बॉक्स के बाहर होता है। अभी मैंने की जरा आप यहाँ पे मार्जिन 0 करके देखें पी टैग के अंदर, जरा मैंने की है मार्जिन इसका 0। 0 कर। अब देखो 0 हो गया। अब क्या हुआ कि वो चिपक गया आपस में। लेकिन यही अगर हम 1 पिक्सल का देते हैं तो यहाँ से भी 1 पिक्सल, यहाँ से भी 1 पिक्सल, और यहाँ से भी 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, ऐसे। मार्जिन को हम ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि मार्जिन अंदर से नहीं आ रहा, मार्जिन बाहर से आ रहा होता है। 230, और अब ये देखो 230 और ये कितना है, 260, और ये 5, 10, 15, 20, 280 है। ये 20 पिक्सल का अभी भी ये यूज़ हो रहा है कहीं, 20 पिक्सल। तहाबे मैं आपको एक सेकंड देखें, मेरी बात सुने। 230 अंदर का हो गया, हाँ और पैडिंग के अंदर अप साइड और डाउन साइड मिला के 60, 230 के अंदर 60, 290, और बॉर्डर अप साइड और डाउन साइड मिला के 10 बनता है। ये 300 पूरा हो रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो उधर भी ऐसे हाँ, उधर से भी 300 हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि 230 इधर का, और ऊपर से 230, 30 और 30 कितना हो गया, 290, और ये 5 इधर का और 5 इधर का, 300। अगर हमने इधर का देखना हो तो फिर 230 और 30 और 30 ये कितने हो गए, 290, 60 हो गए ना। 230 में 30 और 30 ऐड करें 260 हो, 290 हो गए। 230 में 60 प्लस करें 90 हो गए, और ये 5 और ये 5, 300 हो गया, पूरा हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ तक समझ आ गया? जी तहा भाई, यहाँ तक बॉक्स साइजिंग सारा ये चीज़ है। ओके, सो अब हमारा एक और प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी बस है, उसके बाद हम अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो वो है हमारी, इसको मैं थोड़ा सा, इसको मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। वो है हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, display.html। इसको हम रन करते हैं। डिस्प्ले ओके, सो अब उसको हम पॉट को बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको बंद कर दिया। अच्छा, डिस्प्ले के अंदर बेसिकली हमने करना ये होता है कि हमने एलिमेंट्स और ब्लॉक्स का देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं डिस्प्ले के अंदर क्या जाता हूँ, मैं डिस्प्ले के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग लिखता हूँ। उस पैराग्राफ टैग उसकी बल्कि मैं एक क्लास बनाता हूँ डॉट कंटेनर के नाम से, डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक लॉरम एप्सम लिखता हूँ, लॉरम 5 लिखता हूँ, बल्कि इसको मैं पैराग्राफ टैग में लिखता हूँ लॉरम 5। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, और इसके अंदर ही मैं एक और डिव बनाता हूँ, बल्कि अभी यहीं से समझाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टाइल, हाँ भाई थोड़ा सा डिव और पी टैग का भी मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, वो भी जरा बता दीजिएगा। बेसिकली डिव टैग जो होता है ना, डिव टैग उसका कोई काम नहीं होता, उसको वो आपका ना एक एज अ कंटेनर काम करता है। कंटेनर समझते हो क्या होता है? एक डब्बा है, ऐसे आटा रखना होता है ना, आपने एक आटे को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, आप बोरी में भी रख सकते हैं, डब्बे में भी रख सकते हैं। तो यूँ समझो कि अपना सारे का सारा जो हम टैग्स होते हैं ना, उनको हम एक कंटेनर बनाते हैं एक डिव के नाम से। डिव बेसिकली क्या होता है, डिव एलिमेंट हैज़ नो, अब यहाँ पे आप रखोगे कर्सर रखोगे तो ये बता देगा, तो डिव एलिमेंट हैज़ नो स्पेशल मीनिंग एट ऑल, उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप डिव कुछ भी लिखें तो कुछ भी नहीं होगा, इट रिप्रेजेंट इट्स चिल्ड्रन। डिव बेसिकली एक आप ये कह सकते हो पेरेंट ब्लॉक होता है, और इसके अंदर इसके चिल्ड्रंस होते हैं। जैसे इसके चिल्ड्रन क्या होगा, पैराग्राफ टैग इसका चिल्ड्रन है। अब मैं यहाँ नीचे एक एच टैग बना दूँ, h1 टैग बना दूँ, हेलो वर्ल्ड, तो ये इसका क्या बना देगा, ये इसका चाइल्ड बना देगा। अब आएगा यहाँ पे, ये इसका चाइल्ड बना देगा। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसने क्या किया, लॉरम एप्सम तो बनाया लेकिन हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट कर दिया। अब हुआ क्या, डिव का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन डिव एक एज अ, आप यूँ समझो कि एज अ पेरेंट काम करता है। एज अ पेरेंट हम इसको यूज़ करते हैं। डिव को आप CSS में भी यूज़ नहीं करोगे, डिव एज अ पेरेंट यूज़ होता है। पेरेंट जिसे हम कहते हैं ना, पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, और पैराग्राफ टैग तो पता है पी टैग क्या होता है। अच्छा, ये तो हो गया मेरा लॉरम एप्सम मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इसकी CSS फाइल भी बना लेता हूँ, स्टाइल 3.css के नाम से।
इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसी पी टैग को पकड़ता हूँ, इसका कंटेनर है क्लास डॉट कंटेनर में जाता हूँ, मैं इसका जो इसका जो हमारा पेरेंट क्लास पेरेंट जो हमारे पास है वो है कंटेनर, इसका जो पेरेंट है उस क्लास का नाम क्या है कंटेनर, तो मैं इसको डॉट से एक्सेस करूँगा क्योंकि ये क्लास है डॉट कंटेनर। अब इसकी मैं क्या देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ मैं इसका 4 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। ओहो मैंने इसको ऐड ही नहीं किया, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ। स्टाइल 3 के, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि ये आपका पैराग्राफ टैग आ गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं लॉरम 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी कंटेनर के अंदर। तो हो क्या रहा है, इसको मैं थोड़ा इसी टैग से, इसको मैं इससे थोड़ा बाहर ले जाता हूँ। इसके लिए मैं एक और क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ कंटेनर 2, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा और डमी टैग्स ऐड कर देता हूँ, लॉरम 5, लॉरम 5, तो ये थोड़ा सा और टैक्स आ गया, ठीक है। इसके अंदर अब देखो, इसके अंदर भी अगर मैं देना चाहूँ तो ऑर्डर देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर लिखूँगा 2 और उसके अंदर इसका बॉर्डर दे दूँगा 5 पिक्सल सॉलिड ब्राउन दे दो, ओके। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि अगर मुझे कि आपका जो एलिमेंट है वो पूरे का पूरी लाइन ले रहा है, पूरी की पूरी लाइन ले रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये लॉरम इप्सम जो है ना इसके साथ ही ये लिखा है, एक और पैराग्राफ टैग यूज़ करूँ तो इसके अंदर ही ये लिखा, इसके साथ ही लिखा हुआ है। उसको मुझे करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, मैं अगर फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि इप्सम का जो डॉलर है, डॉलर इसका कलर चेंज करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे एक कोई टैग बनाऊँगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी टैग बनाऊँ, टैग क्या बनाऊँ मैं इसको, फॉर एग्जांपल मेरा एक सवाल है, चलो आप लोगों ने माशाल्लाह इतनी क्लासेस ली हुई हैं, आप मुझे बताओ कि ये जो 2 टैग्स हैं, अब इन ये 2 पैराग्राफ्स हैं, इसमें से मैंने फॉर एग्जांपल ये जो पहला वाला मेरा बॉक्स है इसको मैंने डॉलर को जो है वो ग्रीन करना है, ग्रीन कलर का करना है, तो मैं कैसे इसको एक्सेस करूँगा, कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसको, सोच के बताओ थोड़ा सा। मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा, इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ डॉलर को, इसको मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मुझे ना लॉरम इप्सम डॉलर सेट एमेट लिखा है ना, इसमें डॉलर का जो कलर है ना वो चेंज करो, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा कि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पे कोई टैग ही यूज होगा, आई थिंक जस्ट लाइक स्टाइल टैग है, इस तरह का नहीं, कोई स्टाइल टैग हम बीच में कैसे ऐड कर सकते हैं, स्टाइल टैग तो हम स्टार्ट में ऐड करते हैं। इसके लिए ना मैं बताता हूँ, इसमें ना इसकी एक रीज़न होती है। अब मसला ये है कि एक हमारा टैग होता है, जिस तरह डिव है ना, ये मैंने सिमेंटिक टैग्स आपको ने टॉपिक्स कराया हुआ है, सिमेंटिक टैग्स होते हैं जिसके अंदर जिनका कोई काम नहीं होता, जो बस ऐसे यूज़ होता है, जैसे वो डिव भी सिमेंटिक टैग है, इसका कोई काम नहीं है। इस तरह स्पैन भी एक सिमेंटिक, आप कोई भी बना सकते हो, कुछ भी करके आप एक बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेलो ही बनाता हूँ ना, हेलो, अब ये हेलो नहीं, अब यहाँ पे वो हो रहा प्लेन टेक्स्ट है ना, अब प्लेन टेक्स्ट कोई हमारे पास टैग नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, ये अपना खुद ब खुद ही एक टैग बना सकता है, इसका कोई काम नहीं है। इसको कहते हैं सिमेंटिक टैग्स, जो अपनी मर्जी के बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक टैग होता है स्पैन के नाम से, उसके अंदर मैं डॉलर डालता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव किया, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब मैं स्पैन को एक्सेस करता हूँ, यहाँ से स्पैन उठाता हूँ कि स्पैन तुम ऐसा करो, इसका जो कलर है ना, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो तुम ऐसा कर दो, ग्रीन कर दो। तो अब देखो क्या होता है, उसने उसको ग्रीन कलर कर दिया। आप क्या कर रहे हो, आप स्पैन का यूज़ करके जो है ना, स्पैन एक टैग्स होते हैं, सिमेंटिक टैग्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता बेसिकली, उसको यूज़ करके आप बीच में से कोई भी कैरेक्टर उठाते हो और उसको एक्सेस कर लेते हो। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर डिफरेंट चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब जो बेसिक बताने वाली बातें हैं वो ये हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो
टैग यूज़ हो रहा है वो क्या यूज़ हो रहा है, इप्सम डॉलर था ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ इसके नीचे ना इसके साथ ही ये भी स्टार्ट हो जाए। तो मेरे इसको क्या कहते हैं, जो टैग पूरी की पूरी लाइन ले ना, जो पूरा का पूरा स्क्रीन ले, उसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। और अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी डिफ के अंदर मैं एक टैग लिखता हूँ, स्पैन लिखता हूँ, टैग स्पैन अपने एक टैग लिखता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ लॉरम 5। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे ही एक स्पैन टैग बनाता हूँ लॉरम 9। तो अब देखो अब क्या होता है, एग्जैक्टली लॉरम 5 आया, उसके बाद लॉरम 10 आगे यहाँ डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे क्या काम हुआ, मैं स्पैन का ये जो कलर है ये चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे स्पैन की ना प्रॉपर्टी बंद कर देता हूँ। 15 मिनट का आ गया। तो यार ये बड़े मज़े के कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपने समझने हैं यहाँ पे। अगर ये समझ आ गया ना, तो मुझे ना नैव बार ही बनानी आती थी, जो वेबसाइट के ऊपर नैव बार होती है। अब मुझे नैव बार में मैं ग्रिप है मुझे बड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी ग्रिप आए, और ये आज मैं नैव बार बना के छोड़ूंगा, आप लोगों को सिखा के छोड़नी है मैंने नैव बार कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने जो है लॉरम इप्सम, यहाँ पे तो लॉरम इप्सम यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे लॉरम इप्सम जब स्टार्ट हो तो अगला लॉरम इप्सम यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं हमारे पास 3 तरह की हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, दूसरी होती है इनलाइन एलिमेंट्स, और तीसरी होती है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। अब ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो पूरी की पूरी लाइन लेते हैं, मतलब वो कहते हैं कि यार मैं अगर एक लफ्ज़ भी लिखूंगा ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं ये जो अब इसने क्या किया हुआ है, इस लॉरम इप्सम ने जो पहले वाले ने इतने 5 वर्ड्स लिए हैं और पूरी लाइन उसने इकट्ठी की हुई है। मैं अगर यहाँ पे अगर एक लफ्ज़ भी लिख दूंगा ना, लॉरम भी लिख दूंगा, तभी भी ये पूरा लाइन लेगा। देखो तभी भी इसने पूरी लाइन ली हुई है। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्स्ट लिख देता हूँ, लॉरम इप्सम लॉरम 6 कर देता हूँ। अब क्या होगा, मैं ये चाहता हूँ कि यार तू भाई बाकियों को भी आने दे, तू अब अकेला सारी जगह इकट्ठी कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, अब इसके हम यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो पहला हमारे पास क्या कंटेनर डिस्प्ले, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास एक होती है वो होती है डिस्प्ले ब्लॉक तो ये पहले का ही है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी की पूरी लाइन लेते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं। उसमें होता है H1 टैग होता है, उसमें P टैग होता है, ठीक है, उसमें IMG टैग होता है, इमेज टैग होता है, नहीं इमेज टैग नहीं होता, इमेज हमारा इनलाइन होता है। H1 टैग हो गया, P टैग हो गया, ठीक है। ज़्यादातर बेसिकली ये टैग्स होते हैं ज़्यादा जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये पूरे का पूरी लाइन ले लेते हैं। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे इस डिफ के अंदर मैं एक और डिफ बनाता हूँ, डिफ डॉट कंटेनर 3, ठीक है। इसके अंदर मैं एक H1 टैग बनाता हूँ और H1 टैग के अंदर मैं क्या कहता हूँ, हेलो वर्ल्ड कंसोल कंट्रोल एस। इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो आप देख रहे हो, और इसका मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर से ना ज़रा जल्दी समझ आ जाता है। मैं क्लास मेरी थी कंटेनर 3 के नाम से, उसका यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड। अब आप देख रहे हो कि हेलो वर्ल्ड ने क्या किया है कि उसने पूरे का पूरा जो है ना, पूरे का पूरा सिर्फ हेलो वर्ल्ड ने पूरे का पूरी लाइन ले ली है। ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा चेंज करता हूँ, स्पैन एलिमेंट्स को भी ज़रा एक नए कंटेनर में बना के दिखाता ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, क्योंकि वो तो एक ही कंटेनर में था। डिव डॉट कंटेनर 4 के अंदर मैं इसको डालता हूँ, स्पैन टैग को, सारे को। जो स्पैन टैग है, स्पैन टैग होगा इनलाइन एलिमेंट होगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जगह लेगा, कहेगा यार सिर्फ मैं अपनी जगह लूँगा, मैं और किसी की और जगह नहीं खा रहा। लेकिन वो क्या कहता है, जो हमारा पैराग्राफ टैग होता है, जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या कहते हैं हम पूरे का पूरा खाएंगे। तो आप देखो, और इसका जो है मैं एक कंटेनर 4 जो है हमारा, इसका मैं बॉर्डर बना देता हूँ कंटेनर 4 का मैं क्या करता हूँ, एक बॉर्डर बना देता हूँ ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू।
अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसने क्या किया कि इसने सिर्फ जो है वो बेसिकली कितना यूज़ किया है, इसने क्या किया पूरे का पूरा यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इसकी अभी हमने विड्थ नहीं दी हुई। हम यहाँ पे विड्थ और हाइट इसकी चेंज कर सकते हैं। इसकी हमने क्या किया है बेसिकली, इसने यहाँ तक भी ये भी यूज़ किया हुआ है, इसने ये भी यूज़ किया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ये वाला ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे वाला लॉरम स्पैन टैग ये वाला ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अभी भी इसने पूरा, अभी यहाँ पे इसने पूरा तो लिया हुआ है, लेकिन ये क्या करता हूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं एक और कोई टैग्स यूज़ करता हूँ स्पैन टैग करके, तो एग्जैक्टली ये भी पूरे का पूरा वही ले लेगा। मतलब जो है उसी के अंदर अब कहेगा मेरे साथ ही आ जा भाई तू, तो उसने उसको साथ ही ऐड कर दिया। लेकिन अगर पैराग्राफ में मैं लिखता तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि अगर हमने एक ही लाइन में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो कंटेनर 1 है ना, अब ये जो ऊपर वाला है इसको मैं कहता हूँ कि यार तुम इतनी जो है वो ना लो, इतनी स्पेस ना लो। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। कंटेनर में जाऊँगा, कंटेनर में जाके लिखूँगा डिस्प्ले इनलाइन। अब देखो क्या होता है, डिस्प्ले इनलाइन के बाद क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और चेंज करता हूँ, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 30 पिक्सल दे देता हूँ। अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब ये यहाँ पे लॉरम मैं दोबारा समझाता हूँ यार इसको। ये हमारा बन गया था। अब इसके बाद मैं इसको अगर इसका बॉर्डर थोड़ा सा इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी करता हूँ इनलाइन। इनलाइन करने से क्या होगा कि इसका जो हमारे पास, अब हम एक ही कंटेनर के अंदर जो है इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले इनलाइन करना होगा, यहाँ पे भी डिस्प्ले इनलाइन करना होगा, डिस्प्ले इनलाइन, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। अब आप देख रहे हो कि बॉर्डर हट गया यहाँ से ऊपर से। तो इसका मतलब क्या है कि ये और ये एलिमेंट्स जो हैं, अब इनके अंदर अगर हम कोई भी हम इनलाइन हमने ब्लॉक एलिमेंट यूज़ कर ली, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी के अंदर अगर मैं पैराग्राफ टैग यूज़ करूँ तो वो आ जाएगा, यूज़ हो जाएगा। कैसे होगा ये देखो, कंटेनर 2 है ना, कंटेनर 2 के अंदर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर ही मैं पैराग्राफ टैग लिख लेता हूँ, लॉरम 10 लिखता हूँ इसके अंदर, और यहाँ से मैं डिस्प्ले इसका तो मैं बंद करता हूँ, इसका मैं वो पूरी ले रहा है। यहाँ में गलती कर रहे हैं, डिस्प्ले मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आपको सही समझ ना आया हो तो मैं एक और तरीका समझाता हूँ। मिस्टेक हो गई है बेसिकली बीच में एक। यहाँ पे हम ना एक नैव बनाते हैं, नैव बार के नाम से। नैव बार से हम क्या बनाते हैं बेसिकली, जो हमारे पास नैव बार्स होती है ना ऊपर, यहाँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नैव बार्स बनाते हैं जो यहाँ पे हमारे पास किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाए तो यहाँ पे होता है ना होम, अबाउट, सेक्शन और ये सारा होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक यूएल टैग यूज़ करते हैं। जैसे मैं बताया था, यूएल टैग में हम 4 तरह की एलाइज ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होम, यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, ठीक है। यहाँ पे आएगा सेक्शन, यहाँ पे आएगा क्या, इंफॉर्मेशन, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा हमें होम, अबाउट, सेक्शन, इन्फॉर्मेशन। अब मैं चाहता हूँ कि ये चारों के चारों एक लाइन में आ जाएं, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं इसका यूएल टैग पकड़ूंगा, इसको मैं सारे का सारा क्लोज करता हूँ। इसका मैं पेरेंट पकड़ूंगा, पेरेंट इसका क्या है, यूएल है, ठीक है। मैं यूएल को पकड़ूंगा और मैं इसका रखता हूँ डिस्प्ले, इसका मैं रखता हूँ इनलाइन। इनलाइन करने से क्या होगा, ओके वो सारे का सारा वहाँ से हट गया। इसको मैं इनलाइन ब्लॉक, मुझे लगता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एक स्टेक एंड स्पेस। इनलाइन करने से हो जाता है वैसे। होम, अबाउट, सेक्शन, एक मिनट, मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, मैं वो फाइल आप लोगों को शो कराता हूँ।
CSS की ना प्रॉपर्टीज़ भूल जाती हैं, बड़ी जल्दी भूलती हैं, बहुत जल्दी भूलती हैं। CSS जो है ना वो सबसे जो है ना मुश्किल चीज़ है मेरे नज़दीक अब तक। CSS की प्रॉपर्टीज़ बहुत जल्दी भूलती हैं। CSS के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके CSS जो है ना वो मास्टर भी नहीं करनी होती। CSS मास्टर करने के लिए भी नहीं कहते। आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो आपको कहते हैं आप मास्टर ना करें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ पता हो चीज़ें, क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज को मास्टर नहीं कर सकते। अगर आप मास्टर करने चलेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमने एक गलती बीच में की थी। अच्छा, ये मैंने ना एक फ़ाइल बनाई थी, हमारा जो था अपना सारा इसका, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये समझाता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट समझा के भेजूँगा। ये मैंने एक नैव बार बनाया था, होम अबाउट कॉन्टैक्ट और इन्फो के नाम से, ठीक है। ये बेसिकली जो था वो हमारा एक टाइप का प्रोजेक्ट था। तो उसमें हमने क्या किया था, यूएल यूज़ किया, अभी तक हमने ये यूज़ किया। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने इसका पेरेंट पकड़ना है, पेरेंट को नहीं पकड़ना, मैंने उसकी लिस्ट को पकड़ना है। मैंने ये गलती हो रही थी, बाकी तो सारा सेम है, बाकी सारा आसान है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। हम यही बनाते हैं अभी ज़रा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन इंशाल्लाह ये ना CSS की प्रॉपर्टीज़ ना भूल जाती हैं बड़ी जल्दी, लेकिन हम इसको ज़रा देखते रहेंगे, कोई मसला नहीं। मैं ये दोबारा से समझाता हूँ, दोबारा से सारा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, दोबारा से आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद बाकी इसके ना सेंड कर दूँगा नोट्स। इधर गया भाई, वेब डेवलपमेंट था ना हमारा, डेस्कटॉप, ये रहा। इमेजेस क्यों खोल रही हैं? अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये था कि ये जो यूएल है ना, इसका कोई काम नहीं है, तो ये तो पेरेंट है, पेरेंट को हमने यूज़ नहीं करना, यहाँ पे लिस्ट को यूज़ करना है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हमें, बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि क्या पेरेंट एलिमेंट को यूज़ करना है या फिर हमने चाइल्ड को भी यूज़ करना है। तो एक बात याद रखना कि जब आपने डिज़ाइन करना हो ना, होल पूरे का पूरा डिज़ाइन करना हो, तो हमेशा आपने पेरेंट को यूज़ करना है। पेरेंट इसका क्या है, यूएल है, और उसका भी पेरेंट क्या है, नैव है, ठीक है। अभी मैं जैसे बताता हूँ, ठीक है। इसका जो हमारे पास अब चाइल्ड है ना, लिस्ट, अब चाइल्ड को यूज़ करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चाइल्ड को क्या करेंगे, LI यूज़ करेंगे ना, लिस्ट यूज़ करेंगे, तो अब देखना, अब डिस्प्ले इनलाइन हो जाएगा, अब वो एक लाइन में आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा यहाँ पे मैं ले जाऊँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं लिस्ट को यूज़ करूँगा, अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, एंड, तो नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ, लिस्ट, अब हमने इस लिस्ट को उठा के नहीं, लिस्ट का हर एलिमेंट एक्सेस नहीं करना, हमने पूरी बॉडी को उठा के उधर फेंकना है उस तरफ, हमने यूएल यूज़ करना है। एग्जैक्टली ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। हम लिस्ट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने लिस्ट का काम करना है। लिस्ट को तो हमने एक लाइन में कर दिया ना, अब उस लिस्ट को उठा के उधर लेके जाना है, वो हमारा पेरेंट एलिमेंट करेगा। उसके लिए क्या यूज़ होता है, टेक्स्ट अलाइन यूज़ होता है, उसके लिए ये होता है हम एंड कर देंगे। तो एंड पे करने से क्या होगा, ये एंड पे चला जाएगा, समझ आया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा जो बैकग्राउंड चेंज करें, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। और बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे हम, यूएल क्या होता है, यूएल उठा के उसने रख दिया, लेकिन अगर जब हमने पूरा बैकग्राउंड चेंज करना, तो फिर हम जो हमारा मेन जो हमारा पेरेंट होता है, पेरेंट वो क्या है, वो हमारा है नैव से हम चेंज करेंगे, क्योंकि नैव के अंदर सारे का सारा डाटा मौजूद है। तो नैव लिखेंगे, नैव कोई क्लास नहीं है, बेसिकली ऐसे का ऐसा सीमेंटिक टैग है। तो इसका हम रखते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर इसका रखते हैं हम अभी बिस्क नहीं, इसका ब्लैक रखते हैं, ब्लैक तो वो है ना अभी, तो इसका ब्लू रखते हैं, अभी थोड़ा चेंज करते हैं अभी। तो ये देखें, तो ये सारे का सारा ब्लू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर से ये सारा, ये ऊपर से जो है ये, और यहाँ से ये ना आए, मार्जिन और पैडिंग ना आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिस्ट से ऊपर ही होल बॉडी के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेरिक दबाऊँगा और यहाँ पे P0 लिखूँगा, पैडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, P0 लिखूँगा, और हेड और मार्जिन के लिए M0 लिख दूँगा, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। और साथ क्या लिखूँगा, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग
बॉर्डर बॉक्स, ये 3 चीज़ें लिखना ज़रूरी होती हैं। तो देखो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चिपक गया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर ये ज़रा फैले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा यूएल है इसके अंदर मैं उसके अंदर पैडिंग ऐड करूँगा। यूएल की पैडिंग क्या ऐड करूँगा, यूएल के अंदर मैं ऐड करूँगा 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड करूँगा, ठीक है। 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड की। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ गया, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ज़रा यार ये टेक्स्ट कलर जो थोड़ा चेंज अच्छा ज़रा इंसानों वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसका जो अब मुझे बताओ अब ज़रा, अब मैंने इसके जो होम अबाउट सेक्शन इन्फॉर्मेशन इसको चेंज करना है, तो कैसे करूँगा मैं इसकी LI आइटम्स को पकड़ूंगा, चाइल्ड को पकड़ूंगा, क्योंकि चाइल्ड को चेंज करना है ना हमने, चाइल्ड का। तो हमने यहाँ से कलर, इसका चाइल्ड का कलर चेंज करना है। चाइल्ड का कलर होना चाहिए वाइट, चाइल्ड का कलर हो गया वाइट। तो यहाँ से देखो चाइल्ड का कलर वाइट हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर थोड़ा इंसानों वाला कर देते हैं, ब्लैक, थोड़ा अब अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये होम अबाउट सेक्शन इन्फॉर्मेशन के दरमियान थोड़ा गैप आए। अब मुझे बताओ ये गैप किसके दरमियान है, ये आइटम्स के दरमियान गैप आ रहा है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे यूएल यूज़ करेंगे या लिस्ट यूज़ करेंगे, लिस्ट में पैडिंग ऐड करेंगे या यूएल में पैडिंग ऐड करेंगे। बस यार ये लास्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये ना बस ये थोड़ी सी चीज़ है, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये बता देता हूँ। आप लोगों ने भी यार एक नैव बार बनानी है और मुझे ना डिस्प्ले करके दिखानी है कि किस तरीके से नैव बार बनती है। नैव बार बनाना यार आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओके सो मैं ये बता रहा था कि यहाँ से हमने नैव बार कलर चेंज कर लिया,
और होम अबाउट सेक्शन इन्फॉर्मेशन आया हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके दरमियान गैप लेकर आना है, तो हम यहाँ सेक्शन के अंदर जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर ये हम पैडिंग ऐड करेंगे। कितनी पैडिंग होगी, उसकी पैडिंग होगी कोई भी कर देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं। 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड हो जाती है। क्या हुआ कि यहाँ पर 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड हो गई है थोड़ी सी, आपने देख रहे होगे। इसके अंदर मैं थोड़ी सी और पैडिंग बढ़ाना चाहूँ तो मैं कैसे पैडिंग ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे इसकी पैडिंग यहाँ पे आ गई, यहाँ पे पैडिंग ऐड करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली पैडिंग बढ़ रही है। अगर मैं 56 इसकी रखता हूँ पैडिंग, तो ये थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है इसकी। तो यहाँ पे इसकी पैडिंग रख देते हैं लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर आ जाएगी 56 पिक्सल, ठीक है। और ये आ गई हमारी लिस्ट के अंदर की पैडिंग, लिस्ट के अंदर की ये पैडिंग आ गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये बड़ा भी हो, थोड़ा सा बड़ा हो, बाहर हो, तो ये उसके लिए मुझे इसका पेरेंट को पकड़ना पड़ेगा। तो ये अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ज़रा हवर करूँ तो यहाँ पे ये कलर थोड़ा चेंज हो, यानी कि होम पे लेके जाऊँ तो ये कलर थोड़ा चेंज हो। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट क्या हमारे पास नैव है, लिस्ट बल नहीं, पेरेंट नहीं है, क्योंकि हमने एलिमेंट के पर जाना है। हमने बेसिकली इसके पास जाना है कि होम पे क्लिक करें तो होम पे हो, अबाउट पे हो, सेक्शन पे हो, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो, कलर चेंज हो। तो उसके लिए हम क्या यूएल करेंगे, यूज होगा था, यूएल नहीं यूज़ होगा, इसमें लिस्ट ही यूज़ होगी। लेकिन लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे और उसको लिखेंगे हवर। हवर क्या होता है करना, वो मैं बताता हूँ। हवर करते हैं, इसका कलर रेड। तो हवर करने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये रेड शो कर रहा है, ये रेड। लेकिन मैं चाहता हूँ यह थोड़ा सा इसका कर्सर भी चेंज हो, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं कर्सर की प्रॉपर्टी, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे लेके जाऊँगा तो ये कर्सर पॉइंटर में शो करेगा इस तरह, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली थोड़ा सा जो है आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टी का है। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझ आ गई। डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती क्या, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है कि आपका जो लिस्ट है ना, लिस्ट अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन यूज़ ना करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इनलाइन हटा देता हूँ। इनलाइन का मतलब ये होता है कि अगर मैं से इनलाइन हटा दूँ तो ये पूरे का पूरी लाइन ले लेगा। ये देख रहे हो, पूरी की पूरी लाइन ले रहा है, पूरी की पूरी, ये भी पूरी लाइन ले रहा है, ये भी पूरी लाइन लेगा, ये भी पूरी लाइन लेगा, सेक्शन भी पूरी लाइन लेगा, इन्फॉर्मेशन भी पूरी लाइन लेगा। मैं चाहता हूँ कि इनको एक लाइन में लेकर आऊँ, एक लाइन में ये आएँ, तो उसके लिए मुझे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है, उसे कहते हैं डिस्प्ले इन लाइन। अगर मैं डिस्प्ले इन लाइन कर देता हूँ फिर ये एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में आ गए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार ये डिस्प्ले, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन लाइन में आने के बाद ना मैं इनकी विड्थ नहीं चेंज कर सकता। मैं यहाँ पे इन लाइन के बाद अगर मैं इसकी विड्थ रखता हूँ कि यार इसकी विड्थ हो 50 पिक्सल हो, इसकी विड्थ नहीं चेंज हो रही। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, तो इसकी विड्थ नहीं चेंज हो रही। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ, इसके अंदर जो विड्थ है, अब इसके अंदर होता मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो डिस्प्ले के अंदर जो ब्लॉक और इसमें इनलाइन में मसला ये होता है कि इनलाइन के अंदर अगर हमने इनलाइन बना लिया ना, अब हम इसकी विड्थ नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो लिस्ट के अंदर क्या लिखा है कि इसकी विड्थ जो है वो 50 पिक्सल कर दो, या इसकी विड्थ को छोड़ो, इसको छोड़ो, यूएल में लेके जाता हूँ, यूएल में लिखता हूँ इसकी विड्थ 50 पिक्सल। तो देखो सारे का सारा हमारा ख़राब हो गया काम यहाँ पे। अब मसला ये है कि यार इसकी हम यहाँ पे विड्थ नहीं चेंज कर सकते, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि इसकी अगर हम विड्थ चाहें तो विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मामला आसान सा होता है कि क्या करें, जब भी हमने डिस्प्ले प्रॉपर, जब भी हमने बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट्स को एक लाइन में करना होता है ना, तो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। और हमारे पास कौन कौन सी होती है कि इनलाइन होती है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक के अंदर हम कोई भी हम जो है वो विड्थ नहीं दे, ब्लॉक के अंदर हम विड्थ चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम जो है अपना इनलाइन के अंदर उसकी विड्थ जो है वो सेट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो
और इनलाइन ब्लॉक के अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई अगर हम चाहते हैं कि यार एक चीज़ इनलाइन भी रहे और ब्लॉक भी रहे ताकि हम उसकी विड्थ चेंज कर लें, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी का थोड़ा सा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझ आई कि क्या होती है कि डिस्प्ले में बेसिकली हमने एक लाइन में करने के लिए इनलाइन यूज़ करते हैं जी तो हाँ भाई। और हमारे पास डिस्प्ले के अंदर एक होता है ब्लॉक पूरे का पूरा ले लेगा हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक। इनलाइन क्या होगा, इनलाइन सिर्फ और सिर्फ जो है वो उतनी स्पेस लेगा जितनी स्पेस पे वो आया हुआ है, मतलब जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन ब्लॉक में क्या होगा, ब्लॉक पूरे का पूरा ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि अगर इनलाइन की जगह मैं यहाँ ब्लॉक लिख दूँ, BLOCK ब्लॉक लिख दूँ, तो अब ये पूरे का पूरा जो है वो होम पूरी लाइन लेगा, अबाउट भी पूरी लाइन लेगा, सेक्शन भी पूरी लाइन लेगा, इन्फॉर्मेशन भी पूरी लाइन लेगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम इनलाइन यूज़ करते हैं, इनलाइन। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर हम इसका चाहें तो थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, इसकी बॉडी का कलर हम चेंज कर दें। अगर बाकी जो बॉडी है उसका कलर हम बैकग्राउंड चेंज कर दें हम। यार वो बड़े ज़बरदस्त कलर्स थे, वो क्या थे, बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर बड़ा मज़े का होता है। बैकग्राउंड हम कुछ भी रख सकते हैं, हम ये भी रख सकते हैं, रेड भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक ही कलर मांग रहा है, बैकग्राउंड कलर की एक ही प्रॉपर्टी मांग रहा है, तो ये हो गई कलर। ठीक है, मैसेज में क्या था, सो यार ये था आज का काम सारा। होप्स हो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। और कल इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह ताला जो है ना एक फॉर्म वेबसाइट बनाएंगे कि हमारे पास ऊपर नैप बार शो हो रहा होगा और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म शो हो रहा होगा, फॉर्म। उसको हम थोड़ी डिज़ाइनिंग करेंगे उसकी, थोड़ी सी हम मतलब, क्योंकि आप लोगों को फॉर्म बनाना आ गया है तो हम ये सारा डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद हम एक CSS का एक कॉन्सेप्ट है फ्लेक्स बॉक्स, वो सीखेंगे हम इंशाल्लाह ताला, वो परसों सीखेंगे। और इंशाल्लाह कल मैं डॉम एलिमेंट्स भी बताऊंगा, कल थोड़ा डॉम भी पढ़ लेंगे। डॉम एलिमेंट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, वो बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो अभी यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा। तो उसके लिए थोड़ी जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे आप इसकी बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे आप कुछ भी अब आप यहाँ पे आप लोग ये काम करो, आपकी असाइनमेंट ये है कि आप पहले तो आप एक नैप बार बनाओ और नैप बार बना के यहाँ पे एक बॉक्स सा बनाओ और उस बॉक्स के अंदर आप कोई भी डमी टेक्स्ट लिख दो। या आप बेसिकली यहाँ पर एक और काम करो, बल्कि अच्छा सा एक कंसेप्ट है। यहाँ पे आपने एक ना बनाना है, एक फॉर्म बनाना है इसी होम पेज के ऊपर। यहाँ पे आपने एक फॉर्म बनाना है, यहाँ पे माय नेम होगा, योर नेम होगा, योर सेकंड नेम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, टेक्स्ट कलर हो आपका कलर हो जाएगा, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, ठीक है, फ़ोन नंबर हो जाएगा, और आपने नीचे सबमिट और रीसेट का बटन। तो ये आपका जो है ना वो असाइनमेंट है। यहाँ तक अगर आप कर लोगे ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसकी थोड़ी और डिज़ाइनिंग करके ना उसको सेंटर पे लेकर आएंगे। सेंटर पे भी कोशिश करोगे सेंटर पे लेकर आओ उसको, कैसे अलाइन आइटम सेंटर करते हैं वो करके आप उसको सेंटर में लेकर आओ, थोड़ा अच्छा बने, ज़रा अच्छा खूबसूरत सा लगे। तो बैकग्राउंड में आप कोई भी इमेज डाल सकते हो, इमेज तो आपको ऐड करनी आती है IMG करके, ठीक है। वो आप CSS में भी ऐड कर सकते हो, यहाँ बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड, यहाँ बैकग्राउंड लिखो, बैकग्राउंड, और इमेज का टैग यूज़ करके यहाँ पे URL दे दो उसका, या फिर आप ये यूज़ करके यहाँ URL दे दो। इस URL के अंदर आप कोई भी दे दोगे ना, किसी भी का, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से बताता हूँ आपको, कोई भी, जैसे किसका URL दूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ ट्रीज़ का दे देता हूँ। मैं यहाँ से इसका भी लिंक उठा के दे सकता हूँ, इसका यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करके मैं यहाँ पे इसका पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा SVG फाइल होती है ना, वो इतनी बड़ी ही होती है, बहुत बड़ी फाइल है, इसका एड्रेस ही बहुत बड़ा है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रही है, देखते हैं हो जाती कि नहीं। हो जाती है वैसे डिस्प्ले, मेरा कंप्यूटर ही, ये देखो अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये इमेज जो है वो रिपीट हो रही है, तो इसको आप नो रिपीट भी कर सकते हो। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, आप नो रिपीट, वो बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये देखो कि यहाँ से आप इमेज जो है वो कॉपी कर सकते हो गूगल से। आपने क्या किया, यहाँ से ये भी आप अभी आप यूज़ करो, इमेज रिपीट होना भी ज़रूरी होता है। तो आप एक टैग बनाओ, ठीक है, इसके मुताबिक ही कलर सेटिंग करो। यहाँ पे एक फॉर्म बना लो, ठीक है, उस फॉर्म का कलर वाइट कर लो और ब्लैक कलर का टेक्स्ट रखो, और उसमें बाकी सारा जो है वो सारा आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया कि मैं ये सारी फाइल्स जो हैं वो अभी इसमें ऐड कर देता हूँ।